ने 6 मार्च को ये प्रस्तुत किया है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा अध्ययन करें तो ये सरकार की बैंक्रप्सी का, जो प्रदेश को बैंक्रप्सी पे पहुंचाने का जो है जीता जागता दस्तावेज है कि आप किस ढंग से हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। और बहुत ही भयानक तस्वीर इसमें प्रस्तुत हो गई है। बर्निंग इश्यूज को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको टच नहीं किया गया और एक सपनों के सौदागर की तरह कुछ बातें रखने की कोशिश की। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश आज की तारीख में चाह रहा है उसकी चर्चा से जो है मुख्यमंत्री ने पूरी तरह मुंह मोड़ दिया। और ये पूरी तरह बजट काल्पनिक है और इमेजिनेटरी दुनिया में जो है ये बनाया गया है। कागजी घोड़े दौड़ाने की कोशिश हुई है और सब कुछ दारोमदार कर्ज की बसाखियों पे है। लेकिन खूबसूरती इस बजट की यह है कि इस बजट बुक में लिखा नहीं गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। मतलब कि इस सदन को अधिकार है, ये सबसे बड़ा एक मंदिर है जहां पे बजट पास होता है। अगर उसकी बुकलेट में आप यही नहीं लिखेंगे कि कितना कर्ज लेंगे, कहां से लेंगे, रिसोर्स जनरेशन कहां से होगी। पहला डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपने रिसोर्स जनरेशन की बात नहीं की। चलो एनीवे, जो दूसरी कवरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के पास नहीं जाते, ये दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश पे आज दिन तक 61,567 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि इस साल के अंत तक 69,314 यानी कि 70,000 करोड़ कर्जा हो जाएगा। ये तो मान लिया सरकार ने 70,000 करोड़ कर्जा। अब हम इनको कहते हैं कि आज दिन तक जो है स्वर्णिम हिमाचल का चल रहा है। आज दिन तक जो 45 साल जिन्होंने सरकारें चलाई, उन्होंने 45,000 करोड़ कुल मिला के कर्जे लिए। और बाय द एंड ऑफ द इनिंग जो अगले साल का बजट पेश होगा और जिस तरीके से चल रहा है हिसाब किताब, तो ये मुझे लगता है 85,000 करोड़ के आसपास एंड होगी ये गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये सरकार का कर्जा जो है 35,000 करोड़ के आसपास जाके बैठ जाएगा, क्योंकि इस साल के एंड तक 21,408 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा, जो कि घोषित कर्जा, जो कि घोषित है डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए जो है, अगर आप विधानसभा में डॉक्यूमेंट रखते हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट में आप लिख देते कि हमारे ऊपर 62,000 करोड़ का कर्जा हो गया, तो क्या दिक्कत थी? छुपाने की क्या जरूरत है? और हिमाचल से छुपाने की क्या जरूरत है? फिर ये है, पिछले साल कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से पिछला बजट खर्च नहीं हुआ। बजट कहां गया? कोरोना पे तो कितना खर्चा हुआ, डेवलपमेंट वर्क पूरे स्टैंड स्टिल रहे, कोई जो है काम हुआ नहीं। तो जो उस दौरान के प्रोजेक्ट्स, घोषित प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रखा गया, जैसे मंडी के हवाई अड्डे के लिए 1,013 करोड़ या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे गए, वो कहाँ गए? और बजट में रिसोर्स जनरेशन की आप बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने लिखा नो टैक्स। तो मुख्यमंत्री कहें कि साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगेगा हिमाचल प्रदेश में। जब आपने टैक्स फ्री बजट दे दिया तो ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हिमाचल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने यहां पे बुकलेट में ये नहीं लिखना था लोन, तो ये भी लिखते नो टैक्स नो लोन। आपका जो है थम रूल होना चाहिए कि आप जो है कोई कर्जा लेंगे नहीं। और पिछले बजट में इन्होंने सबसे बड़ी थी कि इन्होंने फर्जीवाड़े की बसाखियों पे ये जो है रिसोर्स दिखाते हैं। इन्होंने पिछली बार कहा फॉरेन फंडिंग जो है वो आएगी हमें। आप बता दें पिछले साल कौन सी फॉरेन फंडिंग आई? इसीलिए तो इनकी क्रैश लैंडिंग होनी है कि जब आपने फर्जी संसाधन दिखाने हैं और वो कभी मैच्योर ही नहीं होने हैं। आप कह रहे हैं कि हम वित्तीय प्रबंधन से करेंगे। आप कौन सा वित्तीय प्रबंधन करेंगे? आपने 3 साल में कौन सा वित्तीय प्रबंधन किया है? फिजूल खर्ची जो है पूरे जोरों पे है। और इसलिए आपने टोटलिटी में जो है ये भी नहीं बताया पैसा आएगा कहां से। इस साल के बजट का पैसा ये तो बता दिया खर्चा का होगा, ये नहीं बताया कि पैसा आएगा कहां से। इसलिए जो है नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी इस डॉक्यूमेंट में आ गई है। ये सरकार की, अभी कोरोना का बहाना ले रहे, नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी आ गई है। इस पे कितनी उड़ानें भर लेंगे आप? और प्रति व्यक्ति आय भी आपकी गिर गई है। ये तो वो बातें हैं जो कि बजट के डॉक्यूमेंट में
जो इन्होंने छुपाई हैं, लेकिन दाएं बाएं से निकल के सारी बातें स्पष्ट आ जाती हैं। और दूसरा ये है, जब 2018 में आए थे उसमें आपने 41,000 करोड़ का बजट पेश किया था, अब आप 51,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो घाटे के बजट पेश कर ही रहे हैं आप, बजट पेश करने का आपने तौर तरीका भी बदल दिया, सदन से छुपाना शुरू कर दिया, प्रदेश की जनता से छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि उड़ाने काल्पनिक है। तो इसलिए जो है आपकी आमदनी चौनी और खर्चा रवैया, ये साफ है कि आपकी कितना इनकम हो रही है और कितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो अपनी जितनी चादर हो उतना है, उसी हिसाब से जो है पाँव पसारने चाहिए। लेकिन इस बात का आप जो है कोई ख्याल रख ही नहीं रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या अब आपने बजट में पंजाब पे कमीशन का ये तो लिख दिया, कर्मचारी सबसे मायूस है, कर्मचारी सबसे हताश है, कर्मचारी आक्रोशित है, और 2.25 लाख कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश का, डॉक्यूमेंट में लिखा है 2.25 लाख के आसपास का हमारे कर्मचारी हैं। आप पंजाब पे कमीशन का जो है 1 जुलाई से पंजाब लागू कर रहा है। उन्होंने तो लिख दिया कि 9,000 करोड़ हमने साइड पे रख लिए निकाल के, हम अपने कर्मचारियों को देंगे। आपने तो डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं। अब इतना बड़ा जो है खर्चा है, आप कहां से चलाएंगे? क्या अपने बजट को आप दोबारा से वो करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे किसी तरीके से? कि आपने, ये सबसे बड़ा मसला है। और हिमाचल मुख्यमंत्री को जवाब देते समय यहां अनाउंस कर देना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब पे कमीशन इसी साल लागू कर रहे हैं, और इतने जितना भी उसके वो है देनदारियां बनती हैं उसका खुलासा कर देना चाहिए। और इस बजट के दायरे में लाके किस ढंग से वो करेंगे और कब से लागू करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की रिप्लाई में आनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो रही थी, कर्मचारी लगातार इनसे मिल रहे थे, और इन्होंने विचार करेंगे। ये बजट है, बजट में तो स्पेसिफिक बताया जाता है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे, और क्योंकि आपने बंद करवाई पूरे देश में। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये बंद हुआ। तो अब आपको, जब आपने कर्मचारियों के साथ मीटिंगें की हैं, आप लगातार कहते रहे हैं, तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए थी। थर्ड जो है, कंट्रैक्ट का मसला सबसे इंपॉर्टेंट था कि कर्मचारियों का कंट्रैक्ट 3 साल से 2 साल, वीरभद्र सिंह जी ने किया था 6 से 5, 5 से 3। आप भी इनको लगातार ऐसे झांसा और फ्रेम मत करें। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको इस बजट में देना चाहिए था कि आप 2 साल पे कंट्रैक्ट कर रहे हैं। और जीएसटी की कंपनसेशन एक साथ 2022 को खत्म हो जाएगी। आप इसमें लिख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमें कंपनसेशन मिलेगी। अरे भाई, वो खत्म हो रही है, आप कैसे मान के चल रहे हैं कि आपको मिलती रहेगी? और फिर फाइनेंस कमीशन का जो डॉक्यूमेंट आया था, फाइनेंस कमीशन के डॉक्यूमेंट की आपने कहीं चर्चा नहीं की कि आपने कितना पैसा मांगा था और उन्होंने क्या दिया है। ये सारे खुलासे जो है नहीं है। और असल में ये हो गया बॉडी विदाउट सोल, शरीर बिना आत्मा के जैसे होता है, वैसे ही गवर्नमेंट विदाउट कंट्रोल, वित्तीय तरीके से जैसे चल रही है ये है। तो इसीलिए जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट मसले थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मसला है, जैसे ये पुलिस के कांस्टेबल्स का मसला था कि 8 से उनका 3 करना, 2 करना है। उनकी रिकमेंडेशन पुलिस वालों ने भी दे रखी है, लेकिन आपने नहीं किया। फिर आपने एसएमसी शिक्षकों का कहां फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, आपने यहां पे नहीं किया। कंप्यूटर शिक्षकों का था, आपने नहीं किया। होमगार्ड के जवानों को आपने बिल्कुल टच तक नहीं किया। आउटसोर्स कर्मचारी एक बहुत बड़ा मसला है। आउटसोर्स कर्मचारियों को आप किस ढंग से डील करेंगे, आपने एक बात ही नहीं की। और आप कह रहे हैं कि जो अपने समय में आपने रखे हैं, अभी रखे हैं, उसको आप कह रहे हैं हम उनको जो है रेगुलर पे रोल पे लेंगे। अरे भाई, टोटलिटी में फैसला करो ना। हिमाचल प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे ए ने रखा, चाहे बी ने रखा, चाहे सी ने रखा, वो जरूरतमंद लोग थे, वो रखे होंगे। लेकिन आप अगर उनकी आउटसोर्स पॉलिसी के बारे में खामोश, आशा वर्करों को कहा कुछ, दे कुछ रहे हैं आप। जेबीटी एंड सीएनबी को के मसले थे, वो 13 साल से जो है, अगर अंतर जिला ट्रांसफर करवानी है उनको आप कहते रहे कि आप 6 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, आपने नहीं किया। अनएम्प्लॉयड लाइब्रेरियन सोच रहे थे कि आप पोस्टें देंगे, आपने कोई पोस्ट उनके लिए क्रिएट नहीं की। करुणामूलक आधार पे 4500 लोग जो है लाइन में लगे हैं, आपने उनको नौकरियां देने की नीति की समीक्षा की बात कर रही, कब समीक्षा करोगे आप? और राजस्व विभाग में अंशकालिक जो
कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, उनका 300 रुपये बढ़ा दिया, वो न्यूनतम वेतन के मांग हो रही है। तो ये सारे, और पूरे बजट में आप देखें बहुत वर्ग है पूरे, लेकिन आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं देखा कि किसी को पक्का किया जाएगा? किसी व्यक्ति को पक्का करने की बात आपने नहीं कही। तो इसलिए और आपने अपना दृष्टि पत्र भी नहीं देखा, जो आपने दृष्टि पत्र यहां पर देश के आगे रखा था। और फिर उसके बाद जो है जो मसले हैं प्रदेश के, जैसे सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का मसला। आपने बेरोजगारी पे जो बात कही है कि 30,000 पोस्टों की बात आपने कर दी। अब आप बताओ, 30,000 पोस्टें की बात करते हुए आपने बैकडोर एंट्री की बात की। आपने ये नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में पारदर्शिता से नौकरी दी जाएगी, हिमाचल में जो है मेरिट पे नौकरी दी जाएगी, हिमाचल में पब्लिक सर्विस कमीशन से नौकरी दी जाएगी, या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में होता 2, 4, 10 नौकरी किसी ने दे दी, अलग बात है। लेकिन टोटलिटी में जब आप कह रहे हैं कि 30,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर रखे जाएंगे, पार्ट टाइम रखे जाएंगे, कोई 2400 का, कोई 3,000 का, कोई 4500 का, और उनको आगे 10 साल 15 साल के लिए शोषण होगा। सिर्फ ये राजनीतिक आधार पे या चहेतों को भरने का एक तौर तरीका है। और आपने कहा एजुकेशन में रखेंगे, पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति में तो लोग कह रहे हैं शायद पहले रख दिए, अब चलो कोई बात नहीं। ये जो है भर्ती एक बहुत बड़ा स्कैम बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ये भर्ती स्कैम हो जाएगा अगर ये इस तरीके से चलेंगे, हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से रखेंगे और पारदर्शिता नहीं बनाएंगे। इतनी यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है, आज हो रही थी 16 यूनिवर्सिटियों की बात। आप उनका तो कोई पास आउट किसी को नौकरी मिलेगी नहीं, किसी ITI के किसी पास आउट को नौकरी मिलेगी नहीं, तो प्रदेश सरकार की सरकारी यूनिवर्सिटियों से नौकरी मिलेगी नहीं। अभी आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नौकरियों की कैसे बातें हो रही हैं। तो इसलिए हमने इनको कहा है। अभी एक सवाल किया था हमारे माकपा के हैं नेता राकेश सिंघा जी ने, उसमें आया है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में धर्मपुर और सिराज में नौकरी दे रहे हैं, 44% नौकरियां आपने उनमें दे दी आउटसोर्स की। तो बाकी प्रदेश कहाँ जाएगा? बाकी हम तो इनके मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप एमएलए क्या कर रहे हैं? अगर 2 ही क्या बेरोजगार सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में है क्या? बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में बेरोजगार नहीं है? तो इसलिए ये जो इस तरीके की बातें आ रही हैं बेरोजगारी की, और फिर सबसे बड़ी बात है महंगाई की। महंगाई को रोकने के लिए कोई आपने नीति नहीं बताई, कुछ बताया ही नहीं कि पेट्रोल डीजल पे कोई वैट हटा रहे हैं, कुछ सस्ता कर रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये होने जा रहा है, डीजल 90 रुपये होने जा रहा है, सिलेंडर 900 रुपये का। हम गैस का सिलेंडर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाओं पे चले हुआ है। जल शक्ति मिशन की बात कर देते हैं कि नलका लगेगा, और उज्ज्वला योजना से बात कर देते हैं कि आपको जो है सिलेंडर मिलेगा, आपको घर मिलेगा। आप प्रदेश में सिलेंडर सस्ता कैसे करेंगे? आप 450 रुपये का सिलेंडर कैसे देंगे? 1000 रुपये का सिलेंडर होने जा रहा है, सीमेंट 450 की बोरी होने जा रही है, राशन आपने महंगा कर दिया, तेल रिफाइंड अब के रेट देख रहे हो, और लोग भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान हैं कि इतने महंगे आ रहे हैं। आपने सब्सिडियां कम करने की बात कही है, लोगों को बसों के किराए जो है परेशान कर रहे हैं। अब आपने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, आपने चलानों के रेट बढ़ा दिए, कितने 1500 रुपए का एक चलान होगा, 750 रुपए का चलान होगा। ये जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जनता विरोधी फैसले कर रहे हैं, जनता के हक में नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात है, अभी हम देख रहे थे कि इन्होंने बजट में स्कीम दी, शगुन योजना, 31,000 रुपया दिया जाएगा। हम स्वागत करते हैं योजना का कि आप 31,000 रुपया देंगे, जो BPL है, IRDP है, लेकिन आपने कर दिया कैटेगराइज कि शगुन योजना को भी आपने बेटियों को भी जातियों में बांट दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन आप उनको जातियों में कैसे बांट सकते हैं? आप कहो कि प्रदेश की सब बेटियों को जो भी BPL या IRDP में है उनको 31,000 दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 श्रेणियों को दिया जाएगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। तो लोग पूछते हैं, हिमाचल के लोग पूछ रहे हैं कि बाकियों को क्यों नहीं दिया जाएगा? आप ऐसी नीति क्यों नहीं बना रहे? अगर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 65 से 69 तक जो है पेंशन दी जाएगी, तो पुरुष पूछते हैं कि 65 से 69 तक के पुरुषों को क्यों नहीं दी जाएगी? कोई लॉजिक है? लेकिन चलो, मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच है, लेकिन पेंशन या शगुन योजना तो जो है हर व्यक्ति को जो है, गरीब की लड़की को शादी में शगुन बराबर मिलना चाहिए। और सरकार को ये प्रयास करना। पेंशन की आपने कोई दर नहीं बढ़ाई, कोई पेंशन आप देख लो कि 1 पैसा भी कोई बढ़ाया हो, कोई ऐसी बात नहीं हुई। दिहाड़ी आपने सिर्फ 25 रुपए बढ़ाई है, और लोग सोच रहे थे कि कोरोना काल में कुछ राहतें मिलेंगी। जैसे ट्रांसपोर्टर वर्ग है,
ट्रांसपोर्टर सोचता था कि उनकी बसें खड़ी हैं पूरा साल जो है 31 मार्च तक जो है इसमें उनको छूट मिलेगी, स्पेशल रोड टैक्स एंड टोकन टैक्स। एक साल जिनकी गाड़ियां खड़ी रही उसका ये माफ करेंगे दोनों चीजें, लेकिन नहीं हुआ और उनकी इंश्योरेंस से खत्म हो गई, उनके टायर सड़ गए, तो कई तरह की दिक्कतें थी, लेकिन उनको बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया। ऐसे ही कहा जाता था कि 2 लाख जो है बिना ब्याज के कर्जा दिया जाएगा, लेकिन किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं दिया। तो ये जो बातें जो है ये आप कर तो देते हैं। 68 योजनाएं आपने अनाउंस कर चुके हैं अभी तक, 68-70 योजनाएं अभी तक आ चुकी हैं। इनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए सारी योजनाओं पे, किस योजना का क्या स्टेटस है। अब टूरिज्म की ये बात करते हैं, मैं देख रहा था टूरिज्म की सारी योजनाएं रिपीट कर दी बजट में है। असल में हिमाचल का टूरिज्म यहाँ आके खत्म हो गया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है या टूरिज्म का ये जो है कॉरपोरेशन जो है अब कैंटीनें चलाने पे आ गई है कि ये विधानसभा की कैंटीन ये चलाएंगे, हाई कोर्ट की कैंटीन ये चलाएंगे, सचिवालय की कैंटीन ये चलाएंगे, अस्पताल की कैंटीन ये चलाएंगे। ये टूरिज्म का दारोमदार है कि आप रज्जू मार्ग तो आपने कोई बनाया नहीं, जितने की आपने घोषणा की कोई आज दिन तक बना नहीं। कहीं इसमें भी वो रिपीट कर दिए, कोई नैना देवी का आनंदपुर साहब का रज्जू था, कोई त्रिउंड का रज्जू मार्ग था, कोई शिकारी देवी का था, कितने आपने टाइम पे अनाउंस किए, लेकिन कोई जो है इसलिए घोषणाओं का ढेर देते जाओ आप, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और लेकिन अब नेशनल हाईवेज की बात करनी बंद कर दी आपने। 69 नेशनल हाईवे जिसकी वजह से आप आए थे, आज आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। उसमें तो आप कहते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर से कॉपरेट नहीं कर रही है, लेकिन आज आप 3.5-3 साल के बाद आप बताओ कोई टेंडर हुआ हो, कोई नेशनल हाईवे नया बनना हो है। तो ये जो बातें आ रही हैं ये आपके सामने हैं और हमने इन मसलों को जो है उठाया है। रेल लाइन की बात आ गई, ले तक कोई रेल लाइन, इनके मंत्री कह गए आके कि रेल की लेक ही नहीं बनेगी। हमीरपुर ऊना की जो है वैसे ही खड्डे में चली गई, उसकी बात ही नहीं है। 200 करोड़ रुपए का आपने बजट रखा, क्या कितने रेल कितनी का आगे बढ़ेगी? आप हाथी के मुंह में जीरा देने की बात है आपके समक्ष है। हवाई अड्डे का पिछली बार भी मंडी के हवाई अड्डे को आपने 1000 करोड़ की बात की थी, इस बार फिर रख दी। बता दें कितनी जमीन अधिग्रहण हो गई, कितना पैसा उसके अधिग्रहण में लगना है। ग्रीन फील्ड की बात आपको पहले करनी नहीं चाहिए थी, आपको तो फुल फ्लैज्ड सेंटर स्पॉन्सर्ड एयरपोर्ट लेना चाहिए था। चलो अगर आपने कर लिया तो कुछ तो आगे बढ़ाओ, है पूरी तरह ठप है। हर बजट में आप जो है सपनों के सौदागर बने हो कि इस बार भी 1000 करोड़ रख दिया, पिछली बार भी रख दिया, खर्चा उसमें से कुछ नहीं हुआ। हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाना था, है मंदिरों में संग्रहालय बढ़ने थे, कला केंद्र बढ़ने थे। इस बार आपने ना सैनिकों के बारे में बात की, इस बार ना आपने पत्रकारों के बारे में बात की, ना इस बार आपने विकलांगों के बारे में बात की। सारी चीजें जो है आप इस दफा जो है आराम से खा गए। पत्रकारों को भी लैपटॉप जो है ग्रामीण स्तर तक देने की बात थी, पता नहीं अब मिल गए होंगे कि पत्रकार जानते होंगे या आप लोग जानते होंगे, हैं। तो इसलिए ये सारा मसला जो है, मोक्षधाम बनाने की बात की थी पहले ही बजट में, कितने मोक्षधाम आपने बनाए हैं। तो इसलिए योजना आई, कोई मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना या दूसरी मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए नाम पता नहीं कितनी योजनाएं आई, उनका स्टेटस आज हालात खराब है। योजनाएं सारी दम तोड़ गई। अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट नाराज हो जाते हैं इनकी बात करें तो। आप कह रहे हैं कि 96,000 करोड़ की 700 समझौता ज्ञापनों पे साइन हुए। अब आप इनको दिखा रहे हैं कि ये रिसोर्स हो गए, ये प्राइवेट सेक्टर का भी रिसोर्स हो सकता है कि आप कहें कि कोई पार्क बन रहे हैं प्रदेश में, 4 पार्क आपने केंद्र को प्रस्तावित किया, उनकी सैंक्शन हम चाहते हैं 4 पार्क बने, जल्दी बने, जहां के लिए प्रस्तावित है बने हैं। हम कहते हैं ऊना के लिए अगर आप ये जो है फार्मा का हब बनाना चाहते हैं, अब आप बनाएं, आप लेके आए पार्क, लेकिन जिस तरीके से आप पेश कर रहे हैं वो आज रिसोर्सेज नहीं हो सकते। उसमें आप एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं कि 15,000 की एम्प्लॉयमेंट होगी, 20,000 की एम्प्लॉयमेंट होगी, ये पता नहीं कब प्रोजेक्ट बनेंगे, कब उनमें एम्प्लॉयमेंट होगी। आप आज ही जो है ये उसमें आप मेंशन करते जा रहे हैं। और खासतौर पे किसानों के बारे में तो आपने बात ही नहीं की, किसान की बात नहीं की, बागवान की बात नहीं की। सेब हमारा आर्थिक आधार है, उसके बारे में आपने अक्षर तक नहीं लिखा। ये पहला बजट होगा जिसमें उसको टच तक ना किया हो। एमएसपी की आपने बात नहीं की, मंडियों की आपने बात नहीं की, किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। कोई ऐसा जो अगर कोई आत्मनिर्भर है तो वो किसान है, और कोई सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं है। आप उसके कानूनों के बारे में आपकी क्या राय थी?
है, आपने चर्चा तक नहीं की इन सारे डॉक्यूमेंट में। इसलिए हमने इनको ये कहा है कि जिस डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट कर्मचारी विरोधी हो, जो डॉक्यूमेंट जो है बेरोजगार विरोधी हो, जो डॉक्यूमेंट जो है महंगाई को नियंत्रित ना करता हो, और जिस डॉक्यूमेंट में विकास की कोई रूपरेखा ही ना हो, और जो फर्जी आंकड़ों पे आधारित हो और काल्पनिक उड़ाने भर रहा हो, और जो हिमाचल प्रदेश को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहा हो, और बाय द एंड जो है कहाँ ये होगी, क्रैश लैंडिंग होनी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इतना बड़ा भारी भरकम अगर आप लोन लेंगे, और सेंट्रल जो योजनाएं थी जो सेंटर से आनी थी ना, तो वो योजना आई। ट्रिपल इंजन आप कहते थे, ट्रिपल इंजन की तो बात ही नहीं रही है, तो बैलगाड़ी बन गई। जो भी विकास की योजनाएं हैं सारी जो है किस चाल से चल रही है। तो ये मसले हमने असेंबली में उठाए हैं। और बाकी हमने इनको यही कहा है कि यहाँ पे कहा गया था कि आपको जमीन में गाड़ देंगे, है, तो हम ये चाहते हैं कि वह इस विधानसभा की उच्च परंपराएं बनी रहे, और इसलिए हमने उनको कहा कि सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाके बसे हैं लोगों की निगाहों में। ऐसे ही नहीं आगे, हम भी 20-20 साल से अगर इस असेंबली में बैठे हुए हैं, हमने इस असेंबली को ऊपर से भी देखा है 20 साल, इस असेंबली को हमने नीचे बैठ के भी देखा है 20 साल, इस असेंबली के आसन पे जाके भी हमने देखा है। तो इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप जो है इस हिमाचल प्रदेश के विकास को धरातल पे लाने की कोशिश करो। ये जो है आपका जो है विकास का पहिया जो है उखड़ गया है। ये अब आपको आपके समय में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो अब उसकी आस नहीं है कि ये इस शासन में शुरू भी हो सकेंगे, कंप्लीशन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आप जैसे जिस मर्जी तरीके से इसको पेश करते हैं, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने होमवर्क नहीं किया, और जो है अफसरशाही ने बड़ा जबरदस्त तरीके से गुमराह किया। इसीलिए जो है इसमें कर्मचारियों के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, एक तो पंजाब पे स्केल, दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट 3 से 2 तक करना, और बाकी सारे मसले महंगाई और बेरोजगारी, उसकी बात नहीं हुई। और बेरोजगारों से धोखा मत करो, फ्रेम मत करो, और उनको जो है सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने का एजेंडा तैयार करो। धन्यवाद।